हेलो दोस्तों, मैं रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस सॉल्यूशन में। दोस्तों, लास्ट हमने आईजीएसटी एक्ट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था कि उसमें कितने चैप्टर्स हैं और कितने सेक्शंस हैं। आज हम अपनी आईजीएसटी एक्ट का फर्स्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और सेक्शंस को समझेंगे वन बाय वन। दोस्तों, इसको जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप जानना चाहते हैं पूरा आईजीएसटी एक्ट क्या है तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लेट्स स्टार्ट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 सेक्शन 1। सेक्शन 1 हमारा जो है इस एक्ट के बारे में बताता है कि एक्ट कब से एप्लीकेबल हुआ और इसका नाम कैसे पड़ा। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। This act may be called the Integrated Goods and Services Act 2017. It shall extend to the whole of India. It shall come into the force on such date as the central government may by the notification in the Gazette appointed. दोस्तों, ये जो हमारा एक्ट है पूरी इंडिया में एप्लीकेबल होता है। ये हमारा 1 जुलाई 2017 को एप्लीकेबल हुआ था, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में ये हमारा एक्ट 8 जुलाई 2017 में से एप्लीकेबल हुआ था। दोस्तों, सेक्शन 1 में हमारा ये बताया गया है। सेक्शन 2 हमारा डेफिनेशंस का है कि क्या क्या डेफिनेशंस इसके अंडर आती हैं, और सेक्शन 3 एंड 4 हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, और सेक्शन 5 जो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है लेवी एंड कलेक्शन, कि हम कैसे उस पे टैक्स को लेवी करेंगे और कैसे कलेक्ट करेंगे, ये हमारे सेक्शन 5 में बताया गया है। सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, ये हमने एज इट इज है जो हमने सीजीएसटी का सेक्शन 9 किया था लेवी एंड कलेक्शन, सेम उसका है आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 5। लेट्स स्टार्ट अवर सेक्शन 5। सेक्शन 5(1) में फ्रेंड्स हमें बताया गया है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन of subsection 2 there shall be levied a tax called integrated goods and services tax on the interstate supply of goods or services or both, except on the supply of alcoholic liquor for human consumption on the value determined under section 15 of the Central Goods and Services Act, and at such rate not exceeding 40% as may be notified by the government on the recommendation of the council and collected in such manner as may be prescribed and shall be paid by the taxable person. इसमें हमें बताया गया है कि जो भी हमारी इंटरस्टेट सप्लाई होती है, इंटरस्टेट सप्लाई जो हम किसी अदर स्टेट में अगर हम कुछ सप्लाई कर रहे हैं तो उसको इंटरस्टेट सप्लाई कहा जाता है। सपोज जैसे हम दिल्ली में हैं और हम राजस्थान में कुछ गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारी इंटरस्टेट सप्लाई हो जाएगी और इस पे आईजीएसटी हमारा लगेगा। हम आगे सेक्शन 7, 8 में भी समझेंगे कि क्या इंटरस्टेट सप्लाई होती है, कौन सी इंटरस्टेट सप्लाई है और कौन सी हमारी जो है टेरिटोरियल वाटर की सप्लाई है। ये हमारे आगे सेक्शंस में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 5 और 1 हमारा तभी एप्लीकेबल होगा जब हमारी सप्लाई जो है जो इंटरस्टेट सप्लाई होंगी। इस सप्लाई में हमारा अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन को नहीं रखा गया है, ये जीएसटी दायरे से बाहर है। जो भी अल्कोहल लिकर है उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, और जो आईजीएसटी में जो हम जो रेट लगाएंगे वो हमारा 40% से एक्सीड नहीं हो सकता। दैट मीन्स जो हमने सीजीएसटी एक्ट में पढ़ा था कि 20% से एक्सीड नहीं हो सकता, दैट मीन्स सीजीएसटी 20% एंड एसजीएसटी 20%। तो इसी तरीके से आईजीएसटी में हमारा जो भी टैक्स रेट होगा वो हमारा 40% से एक्सीड नहीं हो सकता। ये हमारे सेक्शन 5(1) में बताया गया है। सेक्शन 5(1) में एक प्रोविजो ऐड किया गया है, provided that the integrated tax on goods imported into India shall be levied and collected in accordance with the provision of section 3 of Custom Tariff Act 1975 on the value as determined under the SAD Act, and the point when duties of custom are levied on the said goods under section 12 of Custom Act। जो भी हम goods imported कर रहे हैं उस पे Custom Tariff Act 1975 के अकॉर्डिंग ही जो हमारा वैल्यू डिटर्मिनेशन की जाएगी। सेक्शन 2 जो है हमारा क्या कहता है, सेक्शन 5 सबसेक्शन 2, द इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट commonly known as petrol, natural gas, aviation terminal fuel shall be levied with the effect from such date as may be notified by the
गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, जो भी है हमारी इंटीग्रेटेड टैक्स में अभी इन्हें नोटिफाई नहीं किया गया है इन 5 चीजों को, जैसे पेट्रोलियम क्रूड है, हाई स्पीड है, मोटर व्हीकल है, मोटर स्प्रिट है, नेचुरल गैस, एविएशन ट्रिब्यूनल, इन चीजों को जीएसटी दायरे में तो रखा गया है, लेकिन अभी इनके ऊपर हमारा जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। जैसे ही गवर्नमेंट इनको नोटिफाई करेगी तब इन पे जीएसटी हमारा एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 5(3) हम लोग करते हैं, द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय द नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ द टैक्स ऑन विच shall be paid on reverse charge basis by the recipient of such goods or services or both, and all the provision of this act shall apply to such recipient, and if is the person liable for paying the tax in relation to the supply of goods or services or both। इसमें गवर्नमेंट ने कुछ सर्विसेज और गुड्स और सर्विसेज हमें नोटिफाई करी है कि कौन सी गुड्स और सर्विसेज से हमारा रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। इसके रिगार्डिंग हमारी बहुत सारी नोटिफिकेशंस आई हुई हैं। मैं कुछ सर्विसेज कुछ गुड्स और सर्विसेज के आपको नाम बता रही हूँ। डिटेल में आपको जाना है तो आप इन नोटिफिकेशंस को देख सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे सिल्क यार्न को डिफाइन किया गया, कैशू नट्स, नॉट शील्ड और पिल्ड, बीडी रैपर्स, यूज्ड व्हीकल्स, ये सब हमारी जो है कुछ आरसीएम के अंदर हमारी एंट्रीज आती हैं गुड्स की। और सर्विसेज के अंदर हमारा जैसे जीपीए की सर्विस हो गई है और हमारी एडवोकेट की सर्विस है, इन तरह की सर्विसेज को इस हेड में हमारा लिया गया है सेक्शन 5(3) में। उन पर आरसीएम होगा। अगर वो किसी इन लोगों से अगर वो सप्लाई करते हैं तो हमारा आरसीएम एप्लीकेबल है। सेक्शन 5(4) हम करते हैं, द इंटीग्रेटेड टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाय द सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन shall be paid by such person on reverse charge basis as the recipient, and the provision of this act shall apply of such recipient if the person is liable for paying the tax in relation for the supply of goods or services or both। सेक्शन 5(4) में हमारी पहले जब ये सेक्शन आया था तो बहुत सारी कंफ्यूजन हो गई थी कि जैसे अगर हम किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई करते हैं तो क्या हमें आरसीएम देना पड़ेगा। इसके अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट थी, तो गवर्नमेंट ने हमें नोटिफाई किया गया कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो इस सेक्शन 5(4) के आती हैं। आईजीएसटी ऑन सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, दैट मीन्स रिवर्स चार्ज। इसके अंदर जो सप्लाई है हमारी, द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ other than the supply by the way of grant of development rights, long term lease of rent against upfront payment in the form of premium, development charges, etc., which constitute or shortfall from the minimum value of goods or services or both required to the purchase by the promoter for the construction of project in the financial year or a part of financial year till the date of issuance of completion certificate of the first compliance whichever is earlier, तभी ये रूल एप्लीकेबल होगा हमारा। आइए जानते हैं सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 के बारे में। द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय द नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सर्विसेज by the tax on interstate supply on which shall be paid by the electronic commerce operator if such services are supplied through it, and all the provision of this act shall apply for the electronic commerce operator if he is the supplier liable for paying the tax in relation of supply of such services। इसमें कुछ प्रोविजो भी ऐड किए गए हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर डज नॉट हैव फिजिकल प्रेजेंस इन द टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब अगर वो टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर उनका कोई व्यक्ति नहीं है तो उनको एनी पर्सन रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर फॉर एनी पर्पस इन द टैक्सेबल टेरिटरी shall liable to pay tax। अगर ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है जिसका टैक्सेबल टेरिटरी यानी कि जहां पे जीएसटी के दायरे में जो
आती हैं स्टेट, उनमें अगर वो बिलोंग नहीं करता है तो उनको स्पेशली एक बंदा हायर करना पड़ेगा जो उनके बिहाफ पे टैक्स पे करे, provided that the where the electronic commerce operator does not have any physical appearance in the taxable territory and does not have representative in the said territory, such electronic commerce operator shall appoint a person in the taxable territory for the purpose of paying tax, and such person shall is liable to pay tax. उसको हायर करना पड़ेगा एक रिप्रेजेंटेटिव टैक्सेबल टेरिटरी में, ताकि वो उसके बिहाफ पर टैक्स पे कर सके। अब दोस्तों इस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर में कौन कौन सी जो है हमारी सर्विसेज, गुड्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, इसमें केवल सर्विसेज को इंक्लूड किया गया है। मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी सर्विसेज हैं। जैसे हमारे जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन फॉर द पैसेंजर, जैसे हमने नाम सुना है रेडियो टैक्सी और ओला, उबर, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, इन सबको किया गया है, ये सर्विसेज नोटिफाई की गई हैं। जैसे और सर्विसेज बाय द अकोमोडेशन इन द होटल्स, इन गेस्ट क्लब्स or other commercial places meant for the registration or lodging purpose, except the person supplying for such services through e-commerce operator is liable for registration under section 20 of IGST Act, और सेक्शन 22 के हिसाब से वो उसको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। और जो हाउस कीपिंग की जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमारा अर्बन क्लैब वगैरह हो गया, इस तरह की जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा, तो उन पर ये जो है सेक्शन एप्लीकेबल होगा ऑफ IGST एक्ट। दोस्तों ये था हमारा IGST एक्ट का सेक्शन 5। आई होप दोस्तों आपको क्लियर होगा। ये सेम एज इट इज जो हमने सेक्शन 9 ऑफ CGST एक्ट किया था उसी की तरह है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।